हेलो फ्रेंड्स, दिस इज महेंद्र प्रजापति। वेलकम टू पीजीआई रामपुरा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, बहुत ही बेहतरीन होंगे आप सभी लोग। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एक और नया MCQS वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। किसके बारे में? प्रोटीन्स। तो कुछ ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं प्रोटीन्स के। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा अल्फा एमिनो अम्ल प्रकाश अक्रिय है? देखिएगा, आपको बताया जा रहा है ऑप्टिकल इनएक्टिव बताना है कौन सा एमिनो एसिड है। तो हमने आपको बताया हुआ था कि हमारे पास जो ये ग्लाइसिन है, अगर ग्लाइसिन को देखें तो यहाँ इसका ग्लाइसिन का फॉर्मूला क्या था? CH एंड H एंड यहाँ पर आपका NH2 लगा रहता है और एक साइड आपका COOH ग्रुप लगा रहता है। तो अगर आप इसको देखें तो इस वाले में आपके पास क्या हो रहा है, एक ही कार्बन से एक ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है एंड एक हाइड्रोजन ये जुड़ा हुआ है। तो इसके पास एक भी कायरल कार्बन नहीं है। तो जब एक भी कायरल कार्बन नहीं होंगे तो वह कैसा होगा? प्रकाश अक्रिय होगा, अर्थात ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो यहाँ जो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा वह फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सेकंड पॉइंट। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पर दिया गया है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पर क्या है? निम्न में से कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल है? देखिएगा, आवश्यक अमीनो अम्ल और अनावश्यक अमीनो अम्ल के बारे में हमने बताया था आपको। तो जितने आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं हमें उन्हें बाहर से लेना पड़ता है, अर्थात हमारी बॉडी उनको नहीं बना पाती है। जबकि जितने भी अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं उनको हमारी बॉडी स्वयं जनरेट कर लेती है, सेल्फ से जनरेट कर लेती है। तो इनकी टोटल संख्या आवश्यक अमीनो अम्ल यानी कि एसेंशियल अमीनो एसिड की संख्या 10 थी और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की भी संख्या कितनी थी? 10 थी। तो आपको हमने एक ट्रिक के माध्यम से भी बताया हुआ था कि प्राइवेट टीम में एक हॉल चल रहा था, PVT एंड TIM और HALL। तो यही तो आपको बताया गया था, ये एक हमने ट्रिक आपको बताई हुई थी। तो इस ट्रिक में क्या था? P4 आपका क्या हो जाता है? P4 हम लोग फिनाइल एलानिन को लेते हैं, V4 हम लोग किसको लेते हैं? वैलिन को लेते हैं। इसी प्रकार से T4 हम लोग किसको लेते हैं? ट्रिप्टोफैन को लेते हैं। फिर से T आता है, इसके मीन्स क्या लेते हैं? थ्रियोनिन लेते हैं। I4 क्या लेते हैं? आइसोल्यूसिन लेते हैं। M4 मिथियोनिन लेते हैं। H4 हिस्टिडाइन लेते हैं एंड A4 आर्जिनिन लेते हैं एंड L4 ल्यूसिन और L4 आपका क्या लिया जाता है? लाइसिन लिया जाता है। तो देखिएगा, यहाँ आपसे आवश्यक अमीनो अम्ल पूछ रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा ल्यूसिन वर्ड आ गया है। तो ल्यूसिन आपका क्या होता है? एक एसेंशियल अमीनो एसिड है, आवश्यक अमीनो अम्ल है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारे पास अल्फा अमीनो अम्ल। ये आपको दिया गया है की प्रवृत्ति है। देखिएगा, ये आपके पास बेस लगा हुआ है, क्षार लगा है और ये क्या लगा है? अम्ल लगा है। तो अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन कर देंगे। अब इसके पास एक और शेष क्या रह जाता है? अम्ल। तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी बच्चों? अम्लीय हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे के प्रभाव को यदि निरस्त कर देते हैं तो इसके पास देखिएगा किसकी मात्रा देखें तो इसके पास कार्बोक्सिलिक एसिड की मात्रा अधिक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की मात्रा अधिक होने से इसका नेचर कैसा हो जाएगा? इसका नेचर जो है वह एसिडिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमीनो अम्ल विलयन में, अमीनो अम्ल अम्लीय विलयन में व्यवहार करता है। तो हमें यह बताना है कि जो अमीनो एसिड होता है वह अम्लीय विलयन में किस प्रकार से व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो यह आपको बताया गया था कि जो हमारे पास ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा वह ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि धनायन की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है? धनायन की तरह यह व्यवहार करता है। जितने भी हमारे अमीनो अम्ल होते हैं वह एसिडिक विलयन में, किसमें? अम्लीय विलयन में वह धनायन की तरह कार्य करते हैं और वह गति कहाँ करते हैं? कैथोड की ओर। आपको बताया था ये जो भी हैं ये कहाँ की ओर गति करेंगे? तो यह गति हमारे करेंगे किसकी ओर? कैथोड की ओर। ठीक है, कैथोड की ओर। तो जितने भी हमारे अमीनो अम्ल होते हैं अम्लीय विलयन में वह धनायन की तरह कार्य करते हैं और कैथोड की ओर गति करते हैं। इसी प्रकार से अगर क्षारीय विलयन दिया गया होता तो अमीनो अम्ल ऋणायन के रूप में रहते। किसके रूप में रहते? ऋणायन के रूप में। तो वह एनोड की ओर गति करते। कहाँ की ओर गति करते? एनोड की ओर। अगर इसी प्रकार से अगर आपको एक निश्चित pH मान दे दिया जाता है, कैसा दे दिया जाता है? निश्चित pH मान दे दिया जाता, तो
आपका जो अमीनो अम्ल है वह किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर नहीं जाता है, क्योंकि वह ध्रुवीय आयन के रूप में रहते हैं। किसके रूप में रहते हैं? ध्रुवीय आयन के रूप में रहते हैं। उसी को तो हम लोग क्या नाम दे रहे थे? समविभव बिंदु नाम दे रहे थे। क्या नाम दे रहे थे? समविभव बिंदु। मतलब कि एक निश्चित जब pH ऐसा आ जाए कि यह किसी और भी गति ना करे, किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर गति ना करे, तो उसी बिंदु को हम लोग क्या नाम देते हैं? समविभव बिंदु नाम देते हैं। ठीक है, आई होप कितना आप लोगों ने अच्छे से कंप्लीट किया होगा। यहाँ थर्ड क्वेश्चन दिखाई हो गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो समविभव बिंदु पर अमीनो अम्ल किसकी तरफ गति करता है? अभी आपको बताया गया है कि जो समविभव बिंदु होता है उसमें आपका किसी और भी गति नहीं करता, किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर नहीं जाता। उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं? समविभव बिंदु कहते हैं। जिस pH पर आपका विलयन किसी और गति ना करे तो उसी pH को हम लोग क्या कहते हैं? समविभव बिंदु कहते हैं। तो यह किसी और गति नहीं करेगा। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यहाँ ऑप्शन लास्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, पॉलीपेप्टाइड में अमीनो अम्ल किस बंध द्वारा जुड़े रहते हैं? तो आपको बताया गया था ये सभी पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। किस बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं? पेप्टाइड बंध। तो यहाँ कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन, यानी कि थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन का प्रयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है? तो देखिएगा, जो पॉलीपेप्टाइड का एन टर्मिनल होता है इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन का। किसका करते हैं? डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन का। नेक्स्ट है, पॉलीपेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बंध होते हैं? तो यहाँ आपके यहाँ दिया गया है आपको पेंटापेप्टाइड दिया गया है। क्या दिया गया है? पेंटापेप्टाइड। तो पेंटापेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बंध होते हैं? तो उनकी संख्या बेटा 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। नेक्स्ट है, प्रोटीन की कौन सी संरचना अत्यधिक स्थायी है? तो यहाँ 9th का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, यदि अमीनो अम्ल का समविभव बिंदु 6 तो pH 9 पर अमीनो अम्ल पर कौन सा आवेश होगा? देखिएगा, ये रिएक्शन हमने आप लोगों को करवाई हुई थी। तो जब अगर इन रिएक्शन की हम आपसे बात करते हैं कि इनका pH कितना दिया गया है? 9 दिया गया है। अर्थात जब आपको pH 9 दिया गया है मतलब कि यह क्षारीय माध्यम की बात करना चाह रहा है आपसे। किसकी बात करना चाह रहा है? क्षारीय माध्यम की बात अगर वह आपसे करना चाह रहा है। तो यहाँ जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका वह करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? बी पॉइंट हो जाएगा। देखिएगा, समविभव बिंदु आपको 6 दिया गया है। आपको हमने बताया था अगर हम कोई एक अमीनो अम्ल ले लें, क्या ले लें? एक अमीनो अम्ल ले लें। तो यहाँ देखिएगा, अगर हम अमीनो अम्ल CH3 CHNH2 एंड COOH हम आपके लिए लेते हैं और pH मान कितना आपको दिया गया है? 9 दिया गया है। अर्थात बेसिक माध्यम में है। किस में है? बेसिक माध्यम में है। तो जब यह बेसिक माध्यम में जाता है तो आपको बताया गया था, यहाँ रिएक्शन पूरी हमने करवाई हुई थी आपको। आप पीछे कॉपी में देख सकते हैं जो आगे आपने नोट्स को लिखा होगा। तो pH 9 पर करवाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा? एक सबसे पहले ज्यूटर आयन बनेगा। क्या बनेगा? ज्यूटर आयन बनेगा। तो इस ज्यूटर आयन को हम लोग यही तो नाम देंगे। ये कंपाउंड आपका बनेगा जो कि एक ज्यूटर आयन होगा। अब इसी ज्यूटर आयन को हम लोग क्या करेंगे? बेस के साथ डाल देंगे। किसके साथ डाल देंगे? इसको जब हम OH माइनस विलयन के साथ डालेंगे तो OH माइनस विलयन के साथ डालेंगे तो होगा क्या कि OH आपका ये हो जाएगा और H प्लस आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो फाइनली आपका H2O बाहर निकल जाएगा और जो शेष आपके पास बचेगा वह बचेगा CH3CH एंड यहाँ पर आपके पास बचेगा क्या? NH2 और सिंगल बॉन्ड से आपका क्या जुड़ जाएगा? यहाँ पर COO जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? COO माइनस। तो ये जो कंपाउंड बना हुआ है इस कंपाउंड को अगर आप देखेंगे तो यह कंपाउंड आपका क्या है? तो ये जो कंपाउंड आपने बनाया हुआ है यह कंपाउंड देखिएगा आपका कैसा है? ऋणात्मक है। तो यहाँ 100 बात की हम एक बात सीधा ये करेंगे कि ये तो हमने रिएक्शन आपको करके बताई हुई है। तो जब यह आपका किस में जाता है? बेसिक मीडियम में जाता है तो यह ऋणात्मक की तरह कार्य करता है। और जब यह एसिडिक मीडियम में जाता है अर्थात जिसका pH मान 7 से कम हो तो यह धनायन की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? धनायन की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट है, प्रोटीन का अप्राकृतिकरण किया जा सकता है उबालकर, खनिज अम्लों से या क्षारों से या ऑल ऑफ दिस। देखिएगा, आपको अप्राकृतिकरण बताया गया था, हमने नोट्स में लिखवाया हुआ है कि अप्राकृतिकरण क्या होता है। हमने आपको बताया था अप्राकृतिकरण के बारे में। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी कि इसको हम लोग उबालकर, खनिज अम्लों से और क्षारों से सभी के द्वारा हम लोग इसे प्राप्त
कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसे एक बार फटाफट क्या कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्या करना है आपको, अगर वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लग रहा है कि नहीं, मुझे यहाँ से कुछ ना कुछ प्राप्त हो रहा है, तो आप इसे क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातु आयन को फैक्टर किस प्रकार कार्य करता है? तो आपको बताया गया था कि जितने भी धातु आयन को फैक्टर होते हैं वह हमारा लुईस एसिड की तरह कार्य करते हैं। किसकी तरह कार्य करते हैं? लुईस अम्ल की भांति व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है एलोस्टीयरिक एंजाइम पर सक्रिय साइट होती है। तो एलोस्टीयरिक पर जो सक्रिय साइट होती है केवल उत्प्रेरक साइट, सही बात है, उत्प्रेरक की साइट भी होती है केवल अन्य अणुओं को जोड़ने के लिए, यानी कि दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, यानी कि ए व बी दोनों प्रकार की साइटें होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास निम्न में से कौन सा एंजाइम इनहिबिटर की तरह कार्य करता है? तो यहाँ जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यूरिया है, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल है, ऊष्मा है। तो ये सभी तीनों हमारे किसकी तरह कार्य करते हैं, इनहिबिटर की तरह कार्य करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 15 नंबर इज, आपको एक रिएक्शन दी गई है और इसका डिहाइड्रोजनीकरण कराना है, एंजाइम सक्सेनेट डिहाइड्रोजनेट। देखिएगा यहाँ से हमें किसको निकालना है बच्चों, हाइड्रोजन गैस को निकालना है। तो जब यहाँ हाइड्रोजन गैस को निकाला जा रहा है तो आपको कंपाउंड भी दिया गया है, क्या बन रहा है, फ्यूमेरिक अम्ल बन रहा है। क्या बन रहा है, फ्यूमेरिक अम्ल। में एंजाइम निम्न की विशिष्टता का उदाहरण है। तो यहाँ जो इसकी विशिष्टता का उदाहरण है वह कौन सा, स्टीरियो विशिष्टता है। कौन सी है, स्टीरियो विशिष्टता है। अर्थात यहाँ पर क्या पाई जाएगी, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी पाई जाएगी, स्पेसिफिसिटी पाई जाएगी आपकी। तो नेक्स्ट पॉइंट है माइकेलिस स्थिरांक सबश्रेष्ठ का वह सांद्रण है जिस पर प्रारंभिक दर अधिकतम दर की कितनी होती है बच्चों, 1/2। आपको बताया गया था यह प्रारंभिक दर की कितनी होती है, 1/2 होती है। नेक्स्ट है एंजाइम की सक्रियता निम्न में से निर्भर करती है। तो एंजाइम की जो सक्रियता है वह निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो एंजाइम के सांद्रण पर, विलयन के पीएच पर, सबस्ट्रेट के सांद्रण पर, अर्थात ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीपेप्टाइड का संश्लेषण किया जाता है। तो देखिएगा पॉलीपेप्टाइड का संश्लेषण जो है बनाने की विधियां हैं, आपको हालांकि हमने नहीं बताई हुई हैं, लेकिन इनमें जो विधि दी गई है फिशर विधि है, बर्गमैन विधि है, कर्टियस विधि है, तो इन सब के द्वारा की जाती है, अर्थात ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है ऑप्टिमल टेम्परेचर पर एंजाइम होता है। तो आपको बताया गया था ऑप्टिमल टेम्परेचर पर एंजाइम जो होते हैं वह कैसे होते हैं, सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। कैसे होते हैं, सर्वाधिक सक्रिय होते हैं ऑप्टिमल टेम्परेचर पर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन इतने ही रखे हुए थे। तो ये वीडियो अगर आपको बहुत ही अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे जल्दी से जल्दी एक बार शेयर कर दीजिएगा। और जिन लोगों के पास अगर ये PDF चाहिए है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जा रहा है जिसमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं और PDF को फ्री में आनंद ले सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बात हमें आप लोगों को शेयर करनी थी आप लोगों के साथ। तो ये ऑब्जेक्टिव सेशन मैं आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो अब आप इसे जल्दी से जल्दी एक बार शेयर करेंगे, सभी लोग लाइक करेंगे। और अगले वीडियो को आप लोगों को हम अगली सुबह फिर से एक अपलोड वीडियो कर देंगे। और शाम को, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी क्लास रहती है शाम को 8 बजे, तो आप सभी लोग लाइव भी सेशन में जुड़ा करें, जिससे कि सेशन को लेने में और आपको पढ़ाने में हमें भी आनंद आ सके। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।